आपके 10 मिनट का टॉपिक और है नगर पालिका वाला, उसको भी सोच रहे हैं कि आपके अलग से बनाया है ये मैंने टॉपिक। इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि आपके अलग अलग हो जाए, ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज का अलग टॉपिक हो जाए, और नगर पालिका का संबंधित नगरीय स्वशासन का टॉपिक आपके अलग से हो जाए। तो हमने जो आपके जो पहला वाला वीडियो है आपके लाइव 30 वाला, तो उसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। यानी कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख है। इसी की अनुपालना में भारत सरकार ने इसी की अनुपालना में 1952 में सामुदायिक प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसको पढ़ा। उसी तरह 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इन दोनों की समीक्षा करने के लिए फिर बलवंत सिंह मेहता समिति की गठन किया गया था 1957 में। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और आपके आंध्र प्रदेश उस दूसरा राज्य था जहां पर इसकी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसी तरह हमने देख लिया था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन कौन सी समितियां थी। यानी कि आपकी पहली समिति बलवंत सिंह मेहता समिति थी, जिसका गठन 1957 में हुआ था। इसने इस तरह पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसके बाद में 1977 में आपको बताया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आपकी दूसरी समिति थी पंचायती राज व्यवस्था से। तो दूसरी से ध्यान रखना, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इसके द्वारा सुझाव दिया गया कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाए। अशोक मेहता समिति ने दूसरी से दूसरी याद कर लेना। इसके बाद में 1986 में एक और समिति की गई, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इस समिति ने सुझाव दिया था कि से ध्यान रखना संवैधानिक, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो बाद में फिर राजीव गांधी सरकार ने इस समिति के सुझाव के आधार पर प्रयास किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसलिए इन्होंने राजीव गांधी सरकार ने 1989 में, ध्यान रखना 1989 में एक 65वां संविधान संशोधन लाया थे। यानी कि राजीव गांधी सरकार 65वां संविधान संशोधन लाए थे 1989 में, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में यूपी सिंह सरकार भी संविधान संशोधन लाए, लेकिन बाद में इन दोनों संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, केवल फिर जो ये दोनों संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे, ये नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ही पारित किए गए। नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ही ये दोनों संविधान संशोधन पारित किए गए। तो आप कह सकता है कि भारत में और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसकी सरकार में प्राप्त हुआ, तो नरसिम्हा राव की सरकार में ही इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया था। साथ में हमने पढ़ लिया था कि जो आपके पंचायती राज व्यवस्था है, ग्रामीण स्वशासन है। तो ग्रामीण स्वशासन है वो आपके अनुच्छेद कौन से अनुसूची में, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में, तो मैंने बताया था कि आपके जो भाग 9 है, भाग 9 के जो आपके अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक, यानी कि आपके कुल 16 अनुच्छेदों में 16 अनुच्छेदों में आपके ग्रामीण स्वशासन से संबंधित आपका उल्लेख है। इस तरह की आपकी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ये अपने हम कल विस्तार से देख लिया था। आज मुख्य रूप से हम नगर पालिका के बारे में देखेंगे, यानी कि नगरीय स्वशासन के बारे में। नगरीय स्वशासन के बारे में बात करें तो पहले आपको ध्यान रखना है, नगरीय स्वशासन के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको पता है कि जो मेघस्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य में एक राजदूत था, जो यानी कि सेल्युकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका में, यानी कि मेघस्थनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, इसमें सर्वप्रथम नगरीय स्वशासन के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि नगरीय स्वशासन की सर्वप्रथम बात उसके बाद में किसने की, यानी कि आपको पता है कि 1787 में सर्वप्रथम भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में की गई थी। उसके बाद में मद्रास में नगर निगम की स्थापना होने के बाद में फिर आपके बम्बई में और उसके बाद में कोलकाता में भी 3 में नगर निगम की स्थापना हुई थी। प्रथम भारत के 3 शहर थे और प्रथम 3 शहरों में से मद्रास पहला था। इसी तरह अगर आपके राजस्थान में पूछे, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी आपकी? तो माउंट आबू में हुई थी। माउंट आबू में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में की गई थी। मिस्टर लोकेट यहाँ के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष भी मान सकते हैं उस समय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नगर पालिका को विस्तार देने के लिए फिर आपके लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो आपको पता है कि 1870 में आते हैं। 1870 की बात है, 1870 में लॉर्ड मेयो उस समय वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए जाने जाते हैं। इनके लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण किया। उसके बाद में फिर इसके लॉर्ड मेयो के बाद में फिर जो भारत के वायसराय आते हैं, लॉर्ड
लॉर्ड रिपन को आप जानते हो कि ये स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। इनको ही स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा लाने का श्रेय है, जिन्होंने 1882 में लाए थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन के पिता भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें, जब 74वां संविधान संशोधन आया, यानी कि जब 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन यानी कि लक्ष्मी सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 74वां संविधान संशोधन, जब भारत में 74वां संविधान संशोधन किया गया तो नगर पालिकाओं को भी एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद में फिर क्या किया, यानी कि आपके भाग आपके 9 था, 9 में तो आपके ग्राम स्वशासन से संबंधित था, ग्राम स्वशासन से संबंधित था, लेकिन नगरीय स्वशासन के लिए फिर भाग 9 क में नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया, नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। ठीक है, इसी तरह ग्राम स्वशासन के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितनी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी तरह नगरीय स्वशासन के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, ग्राम स्वशासन यानी कि भाग 9 में जो ग्राम स्वशासन था, ग्रामीण स्वशासन था, उसके लिए 29 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए? 29 विषय शामिल किए गए। और नगरीय स्वशासन के लिए 18 विषय शामिल किए गए। कितने विषय शामिल किए गए? 18 विषय शामिल किए गए। ठीक है, इसी तरह जब भाग 9 में था ग्राम स्वशासन, तो वो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि 243 से लेकर 243 ओ तक का उल्लेख किया गया है ग्राम स्वशासन के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पेपर आता है कि ग्राम स्वशासन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं आपके अनुच्छेद वाला अलग वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कौन से अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, इसी तरह नगरीय शासन की बात करें, नगरीय शासन की बात करें तो इसमें कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है 243 पी से लेकर 243 जी तक इसका उल्लेख है नगरीय स्वशासन का। ठीक है, यानी कि 18 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करें नगरीय स्वशासन की, तो नगरीय स्वशासन को मुख्य रूप से संविधान में 3 तरह से बांटा गया है। ध्यान से देखना, पहला सबसे ऊपर है नगर निगम। कौन सा है? नगर निगम। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि नगर निगम को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 तो नगर परिषद। नगर परिषद ध्यान रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन आएगा। नगर परिषद, एक स्थायी समितियाँ, और साथ में एक और बांटा गया है आपके, किसमें बांटा गया है? आपके कमिश्नर। ठीक है, ये नगर परिषद है। तो नगर परिषद नगर निगम में एक नगर परिषद होता है, यानी कि उसको नगर निगम भी बोल सकते हैं, नगर परिषद भी बोल सकते हैं। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से सभी सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद में इसका जो अध्यक्ष होता है उसको यानी कि मेयर भी बोल सकते हैं या फिर महापौर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नगर निगम में एक मेयर या महापौर होता है। उसके बाद में नगर निगम में स्थायी समितियाँ भी होती है। स्थायी समितियाँ जैसे आपके कोई भी काम कराओ, पट्टे का या कोई भी आप जल का या विद्युत का किसी भी काम कराओ, तो आपकी अलग अलग समितियाँ होती है, उसमें अलग अलग कार्यालय होते हैं उस नगर निगम में, कार्यालय में। तो उसकी समितियाँ हैं वित्तीय समिति, जल बोर्ड समिति, ये सब समितियाँ उसमें होती है। साथ में नगर निगम में एक कमिश्नर होता है। कमिश्नर एक IAS अधिकारी होता है, यानी कि नगर निगम का एक IAS अधिकारी होता है, वो आपको ध्यान रखना है। पहली समिति तो नगर निगम में ये हो गई। दूसरे होता है आपके, दूसरे स्तर पर होता है नगर पालिका। क्या होता है? नगर पालिका। नगर पालिका में भी आपके मुख्य रूप से तीन होते हैं, 3 चीज़ें होती है। इसको पहले को बोलते हैं नगर परिषद, जिसे इसमें बोला जाता है नगर परिषद। दूसरा आपकी होता है स्टैंडिंग कमेटी, इसको ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी होता है। और तीसरा आपके होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको सीओ भी बोलते हैं। ठीक है ना, CHO यानी कि सीओ भी बोलते हैं, इसको सीओ भी बोलते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। ठीक है, जो प्रत्येक नगर परिषद में होता है। नगर परिषद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ में इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो सभापति होता है। कौन होता है? सभापति होता है इसका अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में स्टैंडिंग कमेटी उसी होती है जिसमें नगर निगम में स्थायी समितियाँ होती है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर का काम क्या है? कमिश्नर का काम ये है कि जो नगर परिषद जो निर्णय लेती है, प्रस्ताव लेती है, उनको क्रियान्वित यही करता है IAS अधिकारी यानी कि कमिश्नर। इसी तरह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नगर पालिका में जो यानी कि नगर पालिका के जो नगर परिषद के द्वारा जो निर्णय ले जाते हैं उसको क्रियान्वित कौन करता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसको क्रियान्वित करता है। और जो आपके सबसे अंतिम तीसरे स्तर पर है वो तीसरे स्तर पर है नगर पंचायत। नगर पंचायत का उल्लेख वहाँ पर किया जाता है जो अगर मान लीजिए कोई गांव या ग्राम पंचायत जो नगर बनने की अवस्था की हो रहे, नगर बनने की अवस्था की हो रहे, यानी संक्रमण है, यानी कि संक्रमण की ओर है, यानी कि जो गांव से नगर की ओर बन रहा है, तो वहाँ पर नगर पालिका इन सबसे निम्न स्तर पर है नगर पंचायत। ठीक है,
ये इसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि मुख्य रूप से इसका उल्लेख है। लेकिन साथ में ही आपके नगर पालिका वाले चैप्टर में आपके इन क्वेश्चनों को बनाना, आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन बनाओगे जब भी आप आगे जाओगे तब आपके मन में अनेक क्वेश्चन उत्पन्न होंगे और आपका ज्ञान इतना वृद्धि हो जाएगा कि आप इस कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका हर एक का क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। वहाँ आप क्या आएगा कि निम्न में से नगरीय स्वशासन से संबंधित संस्था नहीं है। अगर आप क्या जाएगा स्थायी समितियाँ, स्टैंडिंग कमेटी, तो फिर आप इसे ऐसा नहीं कि स्थायी समितियाँ भी आपकी इसके संबंधित है, नगर निगम से, नगर पालिका भी आपकी स्टैंडिंग कमेटी से संबंधित है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपकी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आपकी एक और है अधिसूचित क्षेत्र। अधिसूचित क्षेत्र, अब अधिसूचित क्षेत्र क्या होता है इसका ध्यान देना। अधिसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है, आपके नगर स्वशासन में उल्लेख है अधिसूचित क्षेत्र का। तो मान लीजिए कोई सा भी ऐसा एरिया, कौन सा भी क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, औद्योगिक विकसित क्षेत्र है। लेकिन औद्योगिक विकसित क्षेत्र के साथ साथ लेकिन वहाँ पर विकसित होने के बावजूद भी वहाँ पर नगर परिषद का क्षेत्र नहीं है, नगर परिषद का वहाँ पर क्षेत्र नहीं है, तो फिर वहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और अधिसूचित क्षेत्र घोषित कौन करती है? राज्य सरकार करती है, यानी कि एक विधेयक के द्वारा वहाँ पर उसको अधिसूचित क्षेत्र कर देती है। यानी कि जहाँ पर औद्योगिक विकास तो बहुत हुआ है लेकिन वहाँ पर वो क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो उसको ही राज्य सरकार अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मुझे राज्य सरकार से ध्यान आया कि आपके जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का उल्लेख है, क्योंकि आपके ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का उल्लेख है, कि संघ सूची का है, राज्य सूची का है, या फिर समवर्ती सूची का है, किस विषय का विषय है, तो राज्य सूची का विषय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सी बार सिंपल क्वेश्चन भी अपन नहीं पढ़ पाते हैं तो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से बढ़ते सोच सकते हैं स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची का विषय नहीं, राज्य सूची का विषय है। यानी कि राज्य सरकार पंचायती राज स्थानीय स्वशासन संबंधित कौन सा भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार के हाथ में है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपकी एक और क्षेत्र है अधिसूचित क्षेत्र के साथ साथ आपकी छावनी बोर्ड भी है। छावनी बोर्ड का भी आपको ध्यान रखना है। छावनी बोर्ड का कार्य क्या होता है? छावनी बोर्ड का काम होता है जो जहाँ सेना की जो सेना होती है, सेना का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर कॉलोनियाँ होती है सेना की रहने वाले व्यक्तियों की, तो वहाँ पर भी अलग अलग छावनी बोर्ड की स्थापना की गई थी। शायद अभी 63 छावनी बोर्ड है पूरे भारत में। कितने छावनी बोर्ड है? 63, शायद 64-65 हो सकते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा जहाँ तक तो 63 थे। और छावनी बोर्ड में से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड है। आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र छावनी बोर्ड कौन सा है, तो नसीराबाद है। कौन सा है? नसीराबाद में ही प्रथम छावनी बोर्ड है राजस्थान का। तो इसी तरह आप ध्यान रखना कि नसीराबाद से राजस्थान की प्रथम क्रांति आरंभ हुई थी। चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आपकी बात करें कि इसके बाद में आपकी और चीज़ें भी आती है, कौन कौन सी नगर पालिका से संबंधित। जैसे अगर नगर पालिका रहे तो नगर पालिका में से उनके सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है। जैसे नगर पालिका में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था है। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था का मतलब ये है कि जनता उनको जो नगर पालिका या नगर परिषद में जिन सदस्यों को पार्षदों को चुनकर भेजती है तो उनको जनता वापस बुला भी सकती है। राइट टू रिकॉल का मतलब यही है। राइट टू रिकॉल जो अगर आप दुनिया का देखें, पूरे विश्व में देखें तो दुनिया में सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल का प्रयोग दुनिया में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका का भी एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है? तो लॉस एंजल्स में सर्वप्रथम इस राइट टू रिकॉल का प्रयोग हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है 1903 में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में राइट टू रिकॉल का प्रयोग केवल 2 वर्ष के बाद में ही किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी नगर पालिका नगर निगम में कोई भी सदस्य 2 वर्ष तक तो पद पर रह सकता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद में ही राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया जा सकता है, न कि 2 वर्ष के पहले। भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल का प्रयोग मध्य प्रदेश में किया गया था 2001 में, शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी नंबर 1 सर्वप्रथम राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राइट टू रिकॉल का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में 12 जिले में किया गया। 12 जिले में एक कस्बा था मांगरोल में सर्वप्रथम इस मांगरोल तहसील में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। उस व्यक्ति का नाम था अशोक पता नहीं पीछे क्या लगाता है मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि मैं भी उस समय मुझे पता है। तो 2012 की बात है। 2012 में जब मैं भी उस समय तैयारी कर रहा था तो उस समय इसका प्रयोग किया गया था राइट टू रिकॉल का 12 में मांगरोल में। ठीक है, बाद में अशोक जी आम आदमी पार्टी के समय बहुत बड़ी स्टोरी थी जो मैं पता था उस समय। ये आपको ध्यान रखना है। अब साथ में ही आपसे पूछा जाएगा कि जो नगर पालिका है, नगर पालिका को आपको ध्यान रखना है कि एक समिति गठित हुई थी, वेकेट चलिया समिति।
विकेट चलिया समिति, इसको आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी गाइड किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये मेरे ज्ञान के आधार पर है। विकेट चलिया समिति थी, तो विकेट चलिया समिति का संबंध यानी कि विकेट चलिया समिति ने यानी कि किस समिति ने नगर पालिका यानी कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो विकेट चलिया समिति ने इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। किसने? विकेट चलिया समिति ने। ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उनको अपनी राजस्व यानी कि राय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। आय के स्रोत कौन कौन से भी पूछ सकते हैं, आपके आय के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे आपके कर के माध्यम से भी राजस्व प्राप्त होता है, साथ में गैर कर यानी कि बिना कर के भी इनके जो कर नहीं लगाते उसके बिना भी इसको कर प्राप्त होता है। साथ में अनुदान यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी इनको अनुदान मिलता है। साथ में ये कर्ज भी ले सकते हैं बहुत सी बार। साथ में जो वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा भी मिल सकता है। अब जैसे आपकी नगर पालिका है तो कौन कौन से कर लगा सकती है, आपके पूछ सकते हैं कि संपत्ति कर लगा सकती है। नंबर 1 कौन सा है? संपत्ति कर। साथ में आपकी चुंगी कर लगा सकती है, चुंगी कर लगा सकती है। साथ में मनोरंजन कर लगा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। गैर कर में क्या कर सकती है कि वे जुर्माना लगा सकती है किसी पर भी, या फिर हो सकता है कि जो जन सुविधाएं हैं, जन सुविधाओं के माध्यम से जन सुविधाओं के विस्तार करके, जैसे मान लीजिए नगर पालिका ने या नगर परिषद ने शहर के बीच बीच में जैसे शौचालयों का निर्माण कर दिया। शौचालयों का निर्माण करने के बाद में उसमें तय कर दिया कि 5 रुपये देने के बाद में कोई व्यक्ति शौचालय जा सकता है। ये भी पार्कों का विकास कर दिया, जो जन सुविधाओं में आता है। पार्कों में जाने के लिए उसके सवारी का लुत्फ उठाने के लिए उसको देना पड़ेगा किराया भाड़ा, या फिर किसी भी गार्डन का विकास कर दिया तो उसमें जाने के लिए भी व्यक्तियों को पैसे कर दे टिकट के, तो सब इसके नगर पालिका में ही जाएंगे। जुर्माना भी वसूल कर सकती है नगर पालिका थूकने पर या फिर किसी भी कचरा करने पर। इस तरह से भी इनको प्राप्त हो सकते हैं। अनुदान यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार समय समय पर अनुदान प्राप्त दे सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटियों में भी अनेक प्रकार के अनुदान प्राप्त करती है केंद्र सरकार, या फिर आपके अलग अलग अनुदान हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में जो सिटी सर्वप्रथम स्थान पाएगी तो उसको विशेष अनुदान। कर्ज भी ले सकती है नगर पालिकाएं, वित्त आयोग की अनुशंसा पर भी इनको अनुदान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको ये नगर पालिकाओं से संबंधित टॉपिक था। और इसके बाद में हम अनुच्छेदों की बात करेंगे। छोटा सा वीडियो था, हमने 2 वीडियो बना दिए। आपने पहला वीडियो पढ़ ही लिया होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो ये छोटा सा वीडियो था। तो इन दोनों वीडियो को हम आपके एक साथ ही अपलोड आज एक दिन में ही कर रहे हैं, ताकि आपकी पूरी 1 घंटे की कक्षा लगभग आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो आप अब इस तरह से आपके मोटा मोटा आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपसे आ जाएगा नगर निगम कितने हैं पूरे राजस्थान में, नगर निगम कितने हैं, तो 9 कितने हैं? 9 है ना, 9 ही है शायद, ठीक 10 है, कितने बताइए, कितने नगर निगम है? 9 है, 10 है, तो आप बताइए। यानी कि आपके नगर निगम कितने बताइए? 10 है, कितने हैं? 10। पहले कितने थे? 7 के 7। ये किस तरह से? क्योंकि आपके जोधपुर कोटा में एक एक नगर निगम और बढ़ा दिया तो 3 नगर निगम वहाँ बढ़ गए। इसी तरह आपके पूछा जाएगा कि नगर पालिकाएँ कितनी हैं पूरे राजस्थान में, तो नगर पालिकाएँ कितनी हैं? तो 34 है। 34 क्यों है? 33 तो जिले ही है। तो आप ध्यान रखना कि आपके अजमेर में आपके 2 नगर पालिकाएँ नगर परिषद हैं। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को, बहुत से क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और साथ में ही हम बाद में हम इस पर बात करेंगे अनुच्छेदों के, क्योंकि अलग से ही आपकी वीडियो बनाएंगे, फिर अलग यूनिटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।